धरातल पर अनेक प्रकार के उच्चावच हमें दिखाई देते हैं। उनमें पर्वत, पठार और मैदान प्रमुख उच्चावच हैं। पर्वत, पठार और मैदान का निर्माण कैसे हुआ, इसके विषय में अनेक विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत हमें प्रतिपादित किए। आज हम लोग पर्वत निर्माण के सिद्धांत के विषय में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। पर्वतों का जो है निर्माण धरातल पर अलग अलग युगों में हुआ है। पर्वत से सामान्य अर्थ है कि समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे उठे भाग जो निकटवर्ती धरातल से 26 डिग्री से 35 डिग्री तक का जो कोण बनाते हैं, उस भूभाग को पर्वत कहलाता है। सेलिसबरी के अनुसार संकुचित शिखर क्षेत्र वाले उच्च स्थल पर्वत कहलाते हैं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचे हुए भाग जो ऊपरी भाग में नुकीले होते हैं, उन भूभागों को पर्वत की श्रेणी में लिया जाता है। पर्वत निर्माण के अनेक सिद्धांत हमारे सामने आए हैं और उन सिद्धांतों को हम दो समूह में विभक्त कर सकते हैं। पहला समूह है संकुचन सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत। संकुचनवादी विद्वानों ने यह बताया है कि धरातल पर संकुचन बल के कारण से जो है पर्वतों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी, ऊपरी परत के धीरे धीरे ठंडा होने और उसमें सिकुड़न के कारण से जो है झुर्रियाँ पड़ी और उन झुर्रियों के कारण से पर्वतों का निर्माण हुआ है। विद्वानों का दूसरा समूह जो है महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित अपने सिद्धांत प्रतिपादित करता है। उन्होंने बताया कि पर्वतों का निर्माण जो है महाद्वीपों के प्रवाह से उत्पन्न क्षैतिज गति के कारण से हुआ है और जो प्लेट विवर्तन की जो नवीन सिद्धांत आया है वो भी इसी सिद्धांत को पुष्ट करता है। डेली, वेगनर, होम्स, जोली जो हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्षधर रहे हैं, जबकि कोबर जो है एक प्रमुख जर्मन विद्वान हुए हैं जिन्होंने कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हमें दिया है। उन्होंने धरातल पर स्थित वलित पर्वतों के निर्माण के विषय में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने जो है इन वलित पर्वतों के निर्माण में भूसन्नितियों का सहारा लिया। भूसन्नितियों और दृढ़ भूखंडों के बीच में संबंध स्थापित करते हुए संकुचन बल के आधार पर, संकुचन शक्ति के आधार पर जो है पर्वतों के निर्माण के विषय में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोबर के अनुसार भूसन्नितियाँ जो है लंबे, उथले और सकरे जलयुक्त गर्त थे। ये जलयुक्त जो गर्त थे वो दृढ़ भूखंडों के बीच में अवस्थित थे। जैसे हम नाम लेते हैं टेथिस भूसन्नति, तो टेथिस भूसन्नति जो है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो दृढ़ भूखंड थे उनके मध्य में टेथिस भूसन्नति थी, जो उथली, सकरी और लंबे गर्त के रूप में जो है इनके मध्य में पूर्व से पश्चिम विद्यमान थी। कोबर ने बताया कि इन भूसन्नतियों के जो अग्रदेश है, यानी जो किनारे के भूखंड है, जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो दृढ़ भूखंड थे उनको फोर लैंड कहा गया अग्रदेश। उन अग्रदेशों में संकुचन के कारण से जो गति उत्पन्न हुई और उस गति के कारण से संपीड़न बल उत्पन्न हुआ और उस संपीड़न बल के कारण से भूसन्नति के अंदर व्याप्त तलछट या भूसन्नति का जो तलछट है उसमें उस संपीड़न बल के कारण से वलन का निर्माण हुआ है और वो वलन जो है अंत में जाकर वलित पर्वतों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो मुख्यतः कोबर जो है भूसन्नतियों, अग्रदेश
और उन अग्रदेशों में जो गति के कारण से संपीड़न बल का उत्पन्न होना और उस संपीड़न शक्ति के कारण से भूसन्नति में जो अवसाद है, जो तलछट है, उनमें जो वलन उत्पन्न हुआ, उनके कारण से भूसन्नति का जो तलछट है उसने जो है वलित पर्वतों के रूप में रूप धारण कर लिया। ऐसी बात जो है कोबर ने अपने भूसन्नति सिद्धांत में बताई है। कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत कोबर ने जो है भूसन्नति को पर्वतों के निर्माण या जन्म का स्थल बताया। कोबर के अनुसार भूसन्नतियाँ ही पर्वतों के निर्माण का स्थल थे। पर्वत जो है इन्हीं भूसन्नतियों के अंतर्गत जमे हुए तलछट में वलन पड़ने से पर्वतों का निर्माण हुआ। कोबर ने आगे ये भी हमें बताया है कि भूसन्नति आखिर है क्या। भूसन्नतियाँ लंबे, सकरे और उथले जलयुक्त गर्त थे जो प्राचीन दृढ़ भूखंडों के मध्य में स्थित थे। प्राचीन दृढ़ भूखंडों के मध्य में स्थित लंबे, सकरे और उथले जलयुक्त जो गर्त थे उन्हें कोबर और तत्कालीन भूगोलवेताओं ने जो है भूसन्नतियों का नाम दिया। ये भूसन्नतियाँ जो थी उसको प्राचीन दृढ़ भूखंडों ने घेर रखा था और भूसन्नतियाँ उनके मध्य में स्थित थी। कोबर ने जो है इन प्राचीन दृढ़ भूखंडों को क्रेटोजन का नाम दिया या इसे फोरलैंड या अग्र देश के नाम से भी पुकारा था, जो भूसन्नतियों को घेरे हुए थे। ये जो भूसन्नतियाँ थी इन क्रेटो या अग्र देशों से घिरी हुई पर्वतों के निर्माण स्थल के रूप में क्रियाशील थी। कोबर के अनुसार पर्वत निर्माण का जो प्रथम चरण है वो धरातल पर भूसन्नति के निर्माण की प्रथम अवस्था है। भूसन्नति का जो पर्वत निर्माण के अंतर्गत कोबर ने पर्वत निर्माण की अवस्थाओं का जिक्र किया। पर्वत निर्माण में की जो प्रथम अवस्था है उसमें कोबर ने भूसन्नति के निर्माण को पर्वत निर्माण की प्रथम अवस्था बताया। सर्वप्रथम धरातल पर लंबे, उथले और सकरे जलयुक्त गर्तों का निर्माण हुआ और इन गर्तों में जो है दृढ़ भूखंडों से अपरदन से प्राप्त तलछट या अवसादों का निरंतर जमाव होने लगा। इन अवसादों के जमाव के कारण से जो अवसादीकरण की क्रिया हुई, उस क्रिया के कारण से भूसन्नति की तली पर भार बढ़ने लगा और भूसन्नति का जो तल है वो धीरे धीरे अवतलन होने लगा, उसमें धसाव होने लगा। लंबे समय तक इस क्रिया से भूसन्नति की गहराई बढ़ती गई, लेकिन निरंतर तलछट के जमाव के कारण से उसका उथलापन निरंतर बना रहा। दोनों ही दृढ़ भूखंडों से प्राप्त अक्षय और अपरदन से प्राप्त तलछटों के निरंतर जमाव के कारण से भूसन्नति में मलबे का जो है जमाव निरंतर बढ़ता गया। इसके दोनों ओर स्थित जो अग्रदेश है, उन अग्रदेश में आंतरिक शक्तियों के कारण से होने वाले संकुचन के कारण से जो है दोनों ही अग्रदेश एक दूसरे के आमने सामने आए और उस आमने सामने आने के कारण से जो संपीड़न बल उत्पन्न हुआ, उस संपीड़न बल के कारण से भूसन्नति में जो मलबा है, जो अवसाद है, उन अवसादों पर जो है दबाव पड़ा और उस दबाव के कारण से पर्वतों का निर्माण हुआ, वलन का निर्माण हुआ। दोनों ही पार्श्व जो है संपीड़न के कारण से इस तलछट को जो है में वलन उत्पन्न हुआ और वो पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से पर्वत निर्माण की जो अवस्था है वो तलछट में दबाव
संपीड़न बल के कारण से होने से द्वितीय अवस्था में पर्वत निर्माण की प्रारंभिक अवस्था प्रारंभ होती है भूसन्नति निर्माण के उपरांत। जब अग्रदेश के संपीड़न के कारण से भूसन्नति के किनारों पर, दोनों किनारों पर क्रमशः दो पर्वतों का निर्माण हो जाता है, उन पर्वतों को जो है रेड कैंटिन का नाम जो है कोबर ने अपने सिद्धांत में दिया है। यदि संपीड़न सामान्य होता है तो दोनों किनारों पर वलन पड़ जाते हैं और उनके जो मध्य का जो भाग है वो अप्रभावित रह जाता है, जिसे कोबर ने अपने सिद्धांत में मध्य पिंड, मीडियन मास या श्वानसिंजर वर्ग का नाम उसने दिया है, मध्य पिंड का नाम दिया है। अंतिम जो पर्वत निर्माण की स्थिति होती है उसमें दोनों ही बलों का यदि संकुचन शक्ति ज़्यादा है, संपीड़न की तीव्रता है, तो पर्वतीकरण जो है जटिलता की ओर बढ़ता है, वलन की भुजाएं एक दूसरे पर चढ़ जाती है और नापे का निर्माण होता है। इस स्थिति को हम पर्वतों के निर्माण की अंतिम या परिपक्व स्थिति या लास्ट स्टेज के नाम से हम पुकारते हैं। तो इसमें जो है कोबर ने दो चीज़ों का वर्णन किया है, एक मध्य पिंड जो संकुचन बल की कमी, यदि संकुचन बल की तीव्रता कम होती है तो मध्य का भाग अप्रभावित रह जाता है, जो मध्य पिंड के रूप में शेष रह जाता है। और यदि वह संकुचन की तीव्रता है तो वलन टूटकर जो है एक भाग दूसरे भाग पर चढ़ जाता है, जिसे हम नापे का नाम देते हैं, नापे कहते हैं। एक वलन की भुजा दूसरे वलन के ऊपर टूटकर चढ़ जाती है। उपरोक्त जो सिद्धांत है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, वो पर्वतों के निर्माण को समझने में हमारी मदद करती है। हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत, पिरेनीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, कार्पेथियन पर्वत, बाल्कन पर्वत, काकेशस पर्वत और एंडीज और रॉकी जैसी विशाल पर्वतमालाओं का जो निर्माण है, कोबर के सिद्धांत से जो है हमें समझने में मदद मिलती है। कोबर के अनुसार जो है ये जो सारे जो पर्वत बने हैं, जो वलित पर्वत है, वो भूसन्नति के जो तलछट है उसमें संपीड़न शक्ति के कारण से जो वलन बने हैं, उन वलन में जो मोड़ पड़े हैं, उसके कारण से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। कोबर के पर्वत निर्माण को सिद्धांत को समझने के लिए हम धरातल पर अवस्थित पर्वतों के विषय में चर्चा कर सकते हैं। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप प्राचीन दृढ़ भूखंड थे। इनके मध्य में जो है आल्प्स पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अफ्रीका के उत्तर में खिसकने के कारण से पिरेनीज, आल्प्स पर्वत, कार्पेथियन, काकेशस और बाल्कन पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं कि यूरोप के दक्षिण में खिसकने से जो है एटलस, एपिनाइन्स, दिनाराइड्स पर्वतों का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के एक दूसरे के आमने सामने आने से जो है इन पर्वतों का निर्माण हुआ। इयोसीन काल में जो है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक दूसरे के आमने सामने आए और उसके कारण से इन दोनों के मध्य में जो 33 भूसन्नति थी उसमें जो तलछट थे उनमें वलन पड़े और दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी और उत्तर में जो है क्यूनलुन श्रेणी का निर्माण हुआ और उनके बीच में जो है तिब्बत का जो पठार है वो मध्य पिंड के रूप में विद्यमान रहा। तिब्बत का पठार जो है मध्य पिंड के रूप में अवशेष रहा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो एटलस और इनके आल्प्स पर्वतों के मध्य में जब निर्माण हुआ तो भूमध्य सागर जो है मध्य पिंड के रूप में शेष बचा। हंगरी का जो मैदान है वो भी मध्य पिंड के रूप में अवशेष
हमारे सामने उभर के आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व में जो वलित पर्वत है उनके निर्माण के विषय में जो है कोबर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोबर का सिद्धांत कई तर्कों और पर आधारित है, लेकिन फिर भी जो है इस सिद्धांत की कई तरह से आलोचना की गई है। सबसे पहले जो आलोचना की गई है कोबर का जो सिद्धांत है उसमें बल को लेकर आलोचना की गई है कि बल जो है पर्वतों के निर्माण के लिए जो है पर्याप्त नहीं है। उन्होंने संकुचन शक्ति पर आधारित इसका पर्वतों के निर्माण के लिए संकुचन बल को महत्व दिया था, लेकिन वर्तमान जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने संकुचन बल को अपर्याप्त बताया और इस आधार पर जो है कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत की उन्होंने आलोचना की। आलोचना में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है उसके बल को लेकर जो बल जो है वो है संकुचन बल या संकुचन शक्ति। कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो फोरलैंड है, जो अग्रदेश है, वो एक दूसरे की ओर संकुचन शक्ति के कारण से पास आए और उसके कारण से पर्वतों का निर्माण हुआ। सुएस ने कहा कि जो संकुचन बल है वो जो है एक दूसरे के और अग्रदेशों को खिसकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः जो है भूसन्नति में जो तलछट है उन पर वलन जो है संकुचन के कारण से नहीं हो सकता है। दूसरा जो इसकी आलोचना की गई कि उसने जो है हिमालय पर्वत और आल्प्स पर्वतों के निर्माण की उत्पत्ति हिमालय एवं आल्प्स पर्वत जो पूर्व से पश्चिम स्थित है उन पर्वतों के निर्माण के विषय में उसने अपने सिद्धांत में स्पष्टीकरण और उचित तरीके से वर्णन किया है। लेकिन रॉकी और एंडीज पर्वत जो दक्षिण से पूर्व से पश्चिम वाले को तो उन्होंने बताया है अपने सिद्धांत में इनका निर्माण कैसे हुआ, लेकिन रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत जो उत्तर से दक्षिण फैले हुए हैं इन पर्वतों के विषय में उन्होंने जो है अपने सिद्धांत में वर्णन नहीं किया। इनका निर्माण कैसे हुआ इस पर कोबर मौन रहे, उन्होंने इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। कोबर ने जो है पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों के द्वारा होना बताया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत में ये नहीं बताया कि भूसन्नतियों का निर्माण कैसे हुआ। इतनी विशाल पर्वतों की जन्मस्थली जो भूसन्नतियाँ थी वो कैसे बनी उसके विषय में, भूसन्नतियों का जो निर्माण है, भूसन्नति के निर्माण के विषय में कोबर ने अपने सिद्धांत में वर्णन नहीं किया। इन सभी बातों को लेकर कोबर की आलोचना हुई, लेकिन तत्कालीन समय में कोबर के सिद्धांत ने जो है भूगोलवेत्ताओं को एक नया रास्ता दिखाया और इस विषय में नए सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए ये मील का पत्थर साबित हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि पर्वतों के निर्माण में कोबर का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत